पेलोड किस तरीके से आप क्रिएट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अगेंस्ट। तो यहाँ पे मैंने अपने एक विंडोज का मशीन इनेबल कर लिया, स्टार्ट कर लिया है। और एक टूल है जो आप लोग आज सीखोगे, जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर ही आता है। एंड उस टूल किट का काम है पेलोड्स क्रिएट करना। ठीक है। पहले MSF जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, जिसकी कमांड्स मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट कुछ क्लासेस में, तो उन्हीं कमांड्स को अभी हम लोग दोबारा यूज करेंगे। मीटर वेटर शेल लेने का ट्राई करोगे आप। बट वो पेलोड क्या होगा, कैसे आप मेलिशियस फाइल क्रिएट करोगे, ताकि आप किसी भी मतलब उस फाइल को किसी भी सिस्टम पे जब आप शेयर करोगे, तो वो फाइल आपको रिवर्स कनेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो उससे पहले दो चीजें समझ लीजिए, एक बाइंड शेल का कॉन्सेप्ट और एक रिवर्स शेल का। पढ़ाया मैंने अभी, ये चीज बताया आप लोगों को, बाइंड शेल और रिवर्स शेल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पहले आप लोग समझ लीजिए, होता क्या है बाइंड शेल एंड रिवर्स शेल। देखिए, बाइंड शेल एंड रिवर्स शेल का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे समझिए। पहले बाइंड शेल की बात कर लेते हैं। मान के चलिए कि ये आपका मशीन है जहां से आप अटैक परफॉर्म कर रहे हैं। ये आपका विक्टिम है जिस पर आप अटैक परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपने एक बाइंड शेल क्रिएट करा होगा, तो बाइंड शेल क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मेलिशियस फाइल क्रिएट करी और उसके अंदर आपने किस तरीके का शेल एम्बेड कर रखा है या किस तरीके का शेल डाल रखा है, बाइंड शेल। ठीक है, तो उससे होगा क्या, आपने इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट डाला होगा उसमें बाइंड शेल के लिए, जैसे ही ये फाइल विक्टिम के मशीन पर जाएगी, मेलिशियस फाइल, और इसको जैसे ही विक्टिम एग्जीक्यूट करेगा, तो उसके सिस्टम का एक पोर्ट ओपन हो जाएगा। कोई भी एक पोर्ट कौन से किसके सिस्टम का ओपन होगा, विक्टिम के मशीन का। मान के चलिए आपने इस फाइल के अंदर मेंशन कर रखा था कि जब ये वहां जाके एग्जीक्यूट हो, तो विक्टिम का फॉर एग्जांपल 7000 जो पोर्ट है वो ओपन हो जाए। ठीक है, आपने इस तरीके से इसके अंदर मेंशन करा है, तो अभी क्या होगा कि विक्टिम का 7000 वाला पोर्ट ओपन हो जाएगा। एंड फिर जब अटैकर चाहे तब उस मशीन का एक्सेस कर सकता है, उसके कौन से पोर्ट से कनेक्ट करके, 7000 पोर्ट से कनेक्ट करके। तो ये कॉन्सेप्ट किसका होता है, बाइंड शेल का, जो विक्टिम के मशीन्स के पोर्ट्स को ओपन करता है। बट अगर हम लोग दूसरे काइंड ऑफ शेल की बात करें जो ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, नहीं नहीं, वो पोर्ट वो कैसे भी आप अपलोड करिए, चाहे आपने उसको पेन ड्राइव के थ्रू भेज दिया, उसको अपने ईमेल के थ्रू भेज दिया, व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया, या फिर अपने वेबसाइट पर या वेब सर्वर पे आपने अपलोड किया और उसके थ्रू आपने वो फाइल को ट्रांसफर कर दिया, या फिर आपने मशीन को ऑलरेडी हैक कर रखा था, उसके बाद आपने कोई मेलिशियस फाइल अपलोड करी है, जैसे हम लोगों ने करा था ना, तो मैंने आपको अपलोड और डाउनलोड कमांड बताई थी ना। तो अपलोड कर सकते हैं आप कोई भी फाइल और वहां पे आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से आपको ये जो फाइल, अभी हम लोग फाइल बनाना सीखेंगे, इनको आप किसी भी तरीके से शेयर करिए जो फाइल बन के आएंगे आपके मशीन पे। ठीक है, तो बाइंड शेल समझ आया। बाइंड शेल क्या करेगा, विक्टिम के पोर्ट्स को ओपन करेगा और अटैकर जब चाहे उस मशीन पर कनेक्ट कर सकता है, जैसे वो पोर्ट जिस पोर्ट को ओपन किया, क्योंकि अटैकर को पता है कि उसने उस मशीन के कौन से पोर्ट को ओपन करा है। वो अटैकर के हाथ में है कि जो पोर्ट वो ओपन करना चाहता है कर सकता है। आपको पता है कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए पोर्ट्स की जरूरत होती है, राइट। तो इसीलिए बाइंड शेल में कॉन्सेप्ट होता है कि विक्टिम के मशीन का पोर्ट ओपन होता है। बट अगर आप लोग रिवर्स शेल की बात करो, जो कि ज्यादा पॉपुलर टेक्निक है, रिवर्स शेल में क्या होता है, अगेन ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि आपने एक फाइल बनाया, फाइल को आपने शेयर किया विक्टिम के साथ। विक्टिम जैसे उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे कोई ऐसा पोर्ट ओपन नहीं होगा विक्टिम मशीन का। इस फाइल को एग्जीक्यूट करने से पहले अटैकर को क्या करना पड़ेगा, अटैकर को अपने मशीन का एक ओपन पोर्ट रखना पड़ेगा। अटैकर को अपने मशीन का एक पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। मान के चलो अटैकर ने पोर्ट ओपन पहले से लिसनिंग कर रखा है वो उस पोर्ट पे 4000। ठीक है, ये जो 4000 पोर्ट है जो अटैकर ने ओपन करा है अपने मशीन का, जैसे ही ये फाइल विक्टिम एग्जीक्यूट करेगा, ऑटोमेटिकली एक रिवर्स कनेक्शन आएगा जो अटैकर की मशीन के साथ विक्टिम का एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा। तो वो कौन से पोर्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा, 4000 पोर्ट के साथ। तो जब रिवर्स शेल का कॉन्सेप्ट आता है, तो रिवर्स शेल में आपको क्या क्या चीजें देनी पड़ती है इस फाइल के अंदर, अटैकर को अपना आईपी बताना पड़ेगा और अटैकर को अपना पोर्ट बताना पड़ेगा। जिस पोर्ट पे वो लिसनिंग कर रहा है और जिस मशीन पे या जिस आईपी एड्रेस पे वो लिसनिंग कर रहा है, वो पोर्ट और वो इन्फॉर्मेशन हमें किस में देनी पड़ती है, उस फाइल के अंदर जो आप पेलोड क्रिएट करोगे। तो ऑटोमेटिकली विक्टिम क्या करेगा, आपके मशीन के साथ जैसे ही वो फाइल एग्जीक्यूट होगी, विक्टिम आपके मशीन के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगा और आप उसके मशीन पे जो भी मेलिशियस कमांड्स भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं उसके बाद। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है,
रिवर्स शेल का। तो ये दोनों टेक्निक्स आप लोगों को याद रखना है, डिफरेंस पता होना चाहिए इसके, बाइंड शेल और रिवर्स शेल। बाइंड शेल में आप विक्टिम का पोर्ट ओपन कराओगे ताकि आप उससे कभी भी कनेक्ट कर सको। रिवर्स शेल में आपके मशीन का पोर्ट ओपन होगा, अटैकर के मशीन का, और जैसे विक्टिम उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा वो ऑटोमेटिकली अटैकर की मशीन के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगा। तो इसीलिए क्या ट्रैक, कैसे बताओ? हाँ हाँ, मतलब आप अपना जब आईपी एड्रेस के अंदर डालोगे, हाँ, तो आईपी एड्रेस ना नॉर्मली ऐसे फॉर्म में नहीं होता, वो बाइनरी कंटेंट के अंदर होता है, बाइनरी फॉर्म में। अब अगर आपके फाइल का किसी ने बाइनरी एनालिसिस परफॉर्म किया तो आपके पब्लिक आईपी को कैच कर सकता है, पब्लिक आईपी को। अगर अटैकर ने प्रॉक्सी सर्विस का यूज कर रखा है तो अटैकर की जो ऑब्वियसली करते हैं कि अपना आईपी आप यूज नहीं करते हैं, आप किसी प्रॉक्सी का आईपी यूज करते हैं। मल्टीपल प्रॉक्सीज आप यूज कर रहे होते हैं किसी और कंट्री का या किसी और का। प्रॉक्सीज, वीपीएन के कॉन्सेप्ट अलग होता है। वीपीएन आपको दो प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो आप लोग नॉर्मली ब्राउजर में यूज करते हो उसको बोलते हैं वीपीएन है, बट वो प्रॉक्सीज होती हैं जो किसी और कंट्री के सर्वर्स के साथ आपका ट्रैफिक कनेक्ट कर देती हैं और आपके बिहाफ पे वो ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करती हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉक्सीज की मदद से अपना आईपी हाइड कर सकते हैं, अपना रियल आईपी जो है। एग्जीक्यूट ना करें, हाँ हाँ, बिल्कुल वर्चुअल मशीन का ही आपके पास कंट्रोल आएगा। जिस मशीन पे उसने ओपन करा है उसी मशीन का आपके एक्सेस मिलेगा। तो वहीं पे हो जाएगा, मतलब आपका फाइल एग्जीक्यूट होना चाहिए। ब्राउजर पे फाइल ओपन करने का मतलब नहीं कि आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ब्राउजर के थ्रू आप डाउनलोड करते हो फाइल को, है ना। डाउनलोड करने के बाद आपके सिस्टम पे जब वो फाइल आ चुकी है तब उसको वहां से एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो जिस मशीन पे आप एग्जीक्यूट करोगे उस मशीन का आपके मशीन के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। कैसे मतलब? देखो, आपके मशीन पे जो पोर्ट्स ओपन होते हैं वो किसी ना किसी सर्विस की वजह से ओपन होते हैं। तो ये भी क्या करता है, आपके मशीन के सर्विस से कुछ ही रैंडम जो आपने इस मेलिशियस फाइल के अंदर डाली हुई है, पेलोड के अंदर डाली हुई है, वो आपके मशीन के में एक रैंडम सर्विस को स्टार्ट कर देता है और एक पोर्ट ओपन कर देता है जिससे अटैकर कनेक्ट करता है। अब इसका जो कोड है उसके लिए आपको अगेन प्रोग्रामिंग और मतलब सीखनी पड़ेगी कि असेंबली लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग के एक फॉर्म में इसका कोड कैसे काम कर रहा है। बट होता यही है कि आपके मशीन का अगर कोई पोर्ट ओपन करना है तो उस पर एक सर्विस चलानी पड़ती है और उसको लिसनिंग मोड पे डालना होता है कि ठीक है उस पोर्ट को कोई भी एक्सेस कर सकता है बाहर से। आप एन मैप के थ्रू स्कैन भी करोगे तब भी दिखेगा कि हाँ उस मशीन का एक पोर्ट ओपन है। अगर आप अपने मशीन का पोर्ट ओपन कर रहे हो तो यही चीज आप अपने मशीन पे करोगे। तो इसलिए हमें नॉर्मली हम लोग जो ज्यादातर टेक्निक यूज करते हैं वो रिवर्स शेल की यूज करते हैं क्योंकि अटैकर अपने मशीन का पोर्ट ओपन कर सकता है। ठीक है, और इस केस में आपको मतलब आपको विक्टिम की मशीन का एक्सेस मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अपने मशीन का नहीं नहीं, वो पोर्ट कुछ मेलिशियस कंटेंट की वजह से नहीं है। उसको उस पोर्ट का काम है कि जब सामने से हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आए, जैसे वो फाइल एग्जीक्यूट होगी तो वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। वो रिक्वेस्ट आपके आई पर आपके इस पोर्ट के पास आएगा और वो पोर्ट वेट कर रहा होगा, लिसन कर रहा होगा कि ठीक है जैसे एक रिक्वेस्ट आएगी मैं उस मशीन का शेल या एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको तुरंत के तुरंत उस मशीन का एक्सेस मिल जाता है। इसमें आपके मशीन का कोई वो नहीं है, हार्म नहीं है कि आप अपने मशीन का ओपन पोर्ट रखा है, क्योंकि वो ओपन पोर्ट होने से कुछ डिसएडवांटेज नहीं है आपकी मशीन का। वो इसलिए आपने लिसन कर रखा है कि जैसे ही, अब इससे एक और बेनिफिट होता है कि हमें ये जो फाइल है वो हम 10 लोगों को भेजेंगे और जैसे ही वो 10 के 10 लोग भी क्लिक करेंगे फाइल पे, सभी का रिवर्स कनेक्शन हमारे पास ही आएगा, 10 के 10 मशीन का। अब उनमें से आपको देखना होगा कि कौन से मशीन का एक्सेस आपके पास कब आया, वो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। नहीं, विक्टिम बस फाइल एग्जीक्यूट करेगा, उसको नहीं, जब तक वो अपने नेटवर्क सेटिंग्स को चेक नहीं करता है, वो ये नहीं देखता कि उसका मशीन में कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं, किसके साथ उसने कनेक्शन स्टैब्लिश कर रखा है। जब तक वो ये चीजें चेक नहीं करेगा तब तक उसे नहीं पता चलेगा, जो कि नॉर्मली हम नहीं करते हैं। आप क्या करते हो, बस आप फाइल को एग्जीक्यूट करते हो। फाइल एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं होता। आपका जो कनेक्शन है वो अटैकर के पास जा चुका होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक्स आप लोग याद रखना, बाइंड शेल एंड, जब भी हम मेलिशियस पेलोड्स क्रिएट करते हैं तो आप ये टेक्निक्स को यूज करते हैं, बाइंड शेल एंड रिवर्स शेल। अब इसको एक बार हम लोग करके देखते हैं परफॉर्म। तो उसके लिए आपको जो टूल याद रखना है जब आप जिसके थ्रू आप मेलिशियस पेलोड्स क्रिएट करते हैं, उस टूल का नाम लिख लीजिए।
MSF वेनम। जैसे हम लोग मान के चलिए विंडोज मशीन के लिए एक रिवर्स शेल बना रहे हैं, तो उसके लिए जो पूरी कमांड है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पहले मैं पहले से ये कमांड है। अभी कमांड आप लोग समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन है। MSF वेनम टूल का नाम है जो आपके लिए मेलिशियस पेलोड्स क्रिएट करता है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख रखा है हाइफन स्मॉल पी। इसका मतलब है पेलोड, कि आप कौन सा पेलोड इसको प्रोवाइड करना चाहते हैं। पेलोड का नाम क्या दिया हुआ है, ये पेलोड का नाम है जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क या MSF वेनम के पास पहले से पड़े होते हैं। इनमें से हम लोगों ने कौन सा पेलोड अभी यूज करा है? विंडोज मीटर पेटर एंड रिवर्स TCP। ये पेलोड है जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें पता चल रही हैं। पहली चीज की विंडोज मशीन के लिए है। दूसरी चीज आपको किस तरीके का एक्सेस मिलेगा यहाँ पे, मीटर पेटर। और उसको मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक मेलिशियस शेल होता है जो आपको किसी भी मशीन को हैक करने के बाद उस पर कुछ कमांड्स को, मेलिशियस कमांड्स को हेल्प एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। राइट। एंड उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरी चीज क्या देख रही है मेरे, रिवर्स TCP, जो कि एक रिवर्स कनेक्शन आपके लिए स्टेब्लिश करेगा। उसके बाद एल होस्ट और एल पोर्ट, ये दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एल होस्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब हम लोगों ने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के कुछ कमांड्स एक्सप्लोर कर रहे थे तब मैंने बताया था। एल होस्ट का मतलब क्या होता है? लिसनिंग होस्ट। वो आप हैं, क्योंकि आप अपने मशीन पे लिसनिंग कर रहे होंगे। तो लिसनिंग होस्ट कौन होगा? एक इसका आईपी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जो मेरी मशीन पे आईपी एड्रेस है। ठीक है। उसके बाद अपने मशीन कौन सा पोर्ट आप करना चाहते हैं, क्योंकि पहले हम लोग बना उसके लिए कौन सा पोर्ट आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, कोई भी कर सकते हैं मशीन पे ओपन है। ओपन नहीं मतलब जो भी ऐसा नहीं, वो पोर्ट कोई और सर्विस पोर्ट जो अवेलेबल हो, जिसमें ये वाला जो होता है ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का डिफॉल्ट पोर्ट होता है। मैंने शायद ये लास्ट क्लास में बताया होगा आप लोगों को, लास्ट क्लास में, कि ये जो पोर्ट 4444 ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का एक डिफॉल्ट पोर्ट है। राइट। उसके बाद मेंशन करेंगे -X -F। नेटवर्क नहीं चल रहे हैं मतलब, ये दोनों नहीं चल रहे हैं। आपने फिर क्या किया, -F से एक्सटेंशन दे दिया, मतलब फाइल का टाइप बताया। फाइल का टाइप क्या था? EXE, क्योंकि हम लोग विंडोज के लिए एक EXE फाइल बना रहे हैं। एंड देन -O से आपने एक आउटपुट फाइल का नाम बताया, जिस आउटपुट फाइल का नाम क्या है, कुछ भी रख सकते हैं आप, बट एक्सटेंशन क्या रहेगा उसका? EXE। फाइल आप कुछ भी रखिए नाम, आगे का नाम आप कुछ भी रख लीजिए। एंड का नाम मैंने क्या रख रखा है, मतलब एक्सटेंशन क्या रहेगा फाइल का? EXE। जब जब आप एंटर करोगे तो ये आपकी फाइल क्रिएट करेगा। तो कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा ये फाइल को क्रिएट करने के लिए। अच्छा, ये तो हम लोगों ने एक फाइल बना के तैयार करी है। इस फाइल को भेजने से अटैकर क्या करेगा, अपने मशीन पे लिसनिंग स्टार्ट करेगा। लिसनिंग स्टार्ट करेगा ना, कौन से आईपी, इस आईपी पे और इस पोर्ट पे, 444 पोर्ट पे वो लिसनिंग करेगा, ओपन करेगा इस पोर्ट को। तो वो लिसनिंग के लिए मैं दूसरे टैब पे जाके कुछ और कमांड्स को यूज कर रहा हूँ, जो अब आपको याद रखनी है, फिक्स्ड कमांड होंगी। चाहे आप किसी भी तरीके का मेलिशियस पेलोड बनाओ, किसी भी तरीके का बनाओ, लिनक्स के लिए बनाना है लिनक्स के लिए बना लो, एंड्रॉइड के लिए बनाना है, किसी चीज किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप पेलोड बनाओ, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप क्या ओपन करोगे सबसे पहले? MSF कंसोल। ये क्या करता है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का कंसोल आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसको ओपन कर लीजिए और ये स्टेप्स ध्यान से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेप्स मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब आप
किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाएंगे ना पेलोड, तब ये स्टेप्स आपके कॉमन ही रहेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखा दूसरे टैब पे जाके MSF कंसोल। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करिए, यूज एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी स्लैश हैंडलर। ये एक मॉड्यूल है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर जो मल्टीपल कनेक्शंस को हैंडल करने में आपको हेल्प करता है। मैंने आपको बोला था ये फाइल बना के आप 10 15 20 कितने भी लोगों को भेजिए, वो एग्जीक्यूट करेंगे तो सभी का रिवर्स कनेक्शन आपके मशीन पर आएगा। तो वो हैंडल करने के लिए आपको एक मॉड्यूल यूज करना पड़ता है जिसका नाम है एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। ये जब जब ये तब तब आप यूज करोगे जब जब आपने पेलोड क्रिएट किया होगा MSF वेनम से। ठीक है। अब इसके भी ऑप्शंस देखने के लिए कमांड क्या होगी, सेम शो ऑप्शंस, जो मतलब यूज कमांड मैंने बताया था कब यूज करते हैं, शो ऑप्शंस कमांड कैसे यूज करनी है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शो ऑप्शंस और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिखा देगा ये, जिसमें से हमें एल होस्ट सेट करना है और एल पोर्ट सेट करना है, उसको सेट कर देते हैं। और तीसरी चीज क्या होगी, पेलोड। अभी पेलोड किस पे सेट है, जेनरिक शेल रिवर्स TCP। हम लोग इसको किस पे सेट कर देंगे, जो हम लोगों ने पेलोड यूज कर रखा है। तो आप ये पेलोड यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये सेम पेलोड हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो उसको कैसे प्रोवाइड करते हैं, सेट, जिस ऑप्शन को आप सेट कर रहे हैं वो ऑप्शन का नाम लिखिए और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए। इसके अलावा दूसरा क्या ऑप्शन सेट करना है, एल होस्ट। एल पोर्ट तो हमारा यही रहेगा क्योंकि हमने यही पोर्ट प्रोवाइड कर रखा था, जो कि डिफॉल्ट पोर्ट होता है। चेंज कर सकते हो आप उसको, बट अगर आपने यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रखा है वही आपको यहाँ पे देना है। बस IP एड्रेस आप अपना डाल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे सेट, जो भी IP एड्रेस है अपने मशीन का वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ये सब होने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली एक्सप्लॉइट, ताकि ये लिसनिंग स्टार्ट कर दे। ये वेट कर रहा है कि जैसे ही कोई उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा तो उसके मतलब इस मशीन के पास उस क्या बोलते हैं विक्टिम मशीन का एक्सेस आ जाएगा। वापस चलते हैं पेलोड पे, ये क्रिएट हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ा सा और। अब इसको शेयर करने के लिए मैं क्या टेक्निक यूज करूंगा, आप लोगों को मैंने बता रखा है। ये फाइल आपकी बन के आई है, अगर आप LS करोगे यहाँ पे आपको फाइल दिखा देगा abc.exe के नाम से। ठीक है। अब ये जो फाइल है ये आप लोग कैसे शेयर करोगे, किसी भी तरीके से कर सकते हो जैसे मैं भी बता रहा था। बट अभी हम लोग जो मेथड यूज करेंगे वो कौन सा होगा, पाइथन सर्वर का। पाइथन सर्वर क्रिएट करना आता है सभी को, आता है। लिख लीजिए ये कमांड, पाइथन का ये वेब सर्वर क्रिएट करने में हेल्प करता है आपको। मतलब लोकल नेटवर्क के अंदर मेरे IP एड्रेस पे एक और पोर्ट ओपन हो चुका है जिसका नाम है 9999। एंड इस पोर्ट पे इस नेटवर्क के अंदर मैं फाइल्स को शेयर कर सकता हूँ, वो फाइल्स जो मेरे करंट डायरेक्टरी में है। मैं अभी कहाँ पे था, स्लैश रूट के अंदर। उसके अंदर ये जितनी भी फाइल्स हैं ये मैं शेयर कर सकता हूँ बाकी लोगों के साथ जो इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो जो मेरा विक्टिम मशीन है वो भी इसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। जैसे मैंने यहाँ पे एक विंडोज मशीन ओपन कर रखी है, दोनों मशीन सेम नेटवर्क पे होनी चाहिए। मैं दूसरे नेटवर्क का भी आपको बताऊंगा कि अगर मतलब वैन आपको परफॉर्म करना है इसके लिए तो आपको LAN पे होना चाहिए। ठीक है, जो ये अटैक में परफॉर्म करके बता रहा हूँ आपको, इसके लिए आपको LAN पे होना चाहिए। तो आप इसके ब्राउजर पे जाइए। तो पाइथन सर्वर के कंटेंट को डाउनलोड कैसे करते हैं, जैसे ये आपने पाइथन का एक वेब सर्वर चलाया है यहाँ पे इस कमांड से। ये क्या है, पाइथन का एक वेब सर्वर, जिससे आप फाइल्स को शेयर कर सकते हैं लोकल नेटवर्क के अंदर। और कौन से पोर्ट पे मैंने इसको रन किया है, 9999। तो आप विक्टिम मशीन पे जाइए और उसको एक लिंक आप शेयर करोगे। वो लिंक क्या होगी, http:// आपका IP स्लैश मतलब कोलन करके पहले पोर्ट लिख दोगे 9999, जो भी पोर्ट पे आपने रन करा है पाइथन सर्वर। और उसके बाद जिस फाइल को डाउनलोड कराना है उस फाइल का नाम। जैसे आप नॉर्मली लिंक शेयर करते हैं ना किसी को, तो इस लिंक में क्या क्या कंटेंट आप शेयर करोगे।
ये कमांड हो गया, इससे आपका पूरा वेब सर्वर आपको मतलब सारे कंटेंट्स आपको वहाँ के दिख जाएंगे, जो जो चीजें वहाँ पे पड़ी हुई थी, जितने भी थे, जो भी फाइल्स था। यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं वो abc.exe वाली भी फाइल होगी। ठीक है, तो अगर आपको यही डायरेक्टली डाउनलोड करानी है तो आप क्या करोगे, इसके आगे क्या लिख दोगे, abc.exe, ताकि वो विक्टिम जो है वो आपकी दी हुई फाइल पे, मतलब लिंक पे जैसे क्लिक करेगा तो उसके मशीन पे वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप क्लिक करिए इस पे। क्लिक करने के बाद ये आपको पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव दिस फाइल, तो मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। अदरवाइज आप यहाँ से रन भी करा लीजिए डायरेक्टली उसको। तो आपको कह रहा है कि abc.exe इज कॉमनली डाउनलोडेड एंड कैन हार्म योर कंप्यूटर। आप हार्म ये क्यों करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो पेलोड आपने क्रिएट करा है, ये नया पेलोड नहीं है, लेटेस्ट पेलोड नहीं है। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई मालवेयर या कोई अटैक या कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर अगर पुराना है, नया अगर आएगा तो उसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर मान के चलिए आपने खुद का कोई पेलोड बनाया है, खुद का कुछ मेलिशियस फाइल क्रिएट करी है, तो उसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। बट अगर आपने जो पेलोड बनाया हुआ है वो बहुत पुराना पेलोड है ना, ये लगभग आप मान के चलिए 6 to 7 years ओल्ड है ये जो टेक्निक है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे कोई पेलोड, तो वो कुछ टाइम के बाद हमेशा क्या हो जाता है, डिटेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप फोर्सफुली इसको डाउनलोड करा सकते हो उसके मशीन पे, मतलब डाउनलोड कर सकता है वो फुल फोर्सफुली। बट वैसे आपको यही मैसेज दिखाया जाएगा कि ये हार्म कर सकता है आपके मशीन को। क्यों? क्योंकि ये पुराना पेलोड है। अगर आप इसके कोड को मॉडिफाई करोगे, जैसे आपको आपने प्रोग्रामिंग सीखी, इंजीनियरिंग करना सीखा, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, आप जैसे इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आपके पास एक मान के चलिए प्रोग्राम आपने लिखा और उसके बाद आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसको इंजीनियरिंग बोलते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग में आपके पास सॉफ्टवेयर है और उससे आप उस सॉफ्टवेयर का कोड जनरेट कर रहे हो, कि वो प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, वो जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम कर रहा है, उसका कोड क्या है। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग नॉर्मली मालवेयर्स पे किया जाता है, ताकि ये पता चले कि वो मालवेयर कैसे काम कर रहा है। और अगर आप उसके कुछ फंक्शंस कोड को चेंज कर दोगे, उसके काम करने के तरीके को अगर आप चेंज कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, एक न्यू मालवेयर बन जाएगा। और न्यू मालवेयर अगर होगा वो, तो फिर उसको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या चेंज कर दो, पोर्ट का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे पोर्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ। ये जो फाइल आपने एमएस वेनम से क्रिएट करी है ना, वो एक एग्जिस्टिंग मालवेयर है, तो उसके बारे में दुनिया में हर कोई जानता है। भी नेक्स्ट मॉड्यूल में जब हम लोग मालवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्ड थोड़ी चीजें बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे इसको कैसे काम करते हैं। बट कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो आपके फाइल के सिग्नेचर को जानते हैं, आपके फाइल के कंटेंट को एग्जामिन करने के बाद ये पता कर लेते हैं कि आपका फाइल एक मेलिशियस फाइल है। जब वो मशीन पर एग्जीक्यूट होगा तो कुछ मेलिशियस परफॉर्म कर सकता है। बट उसी अगर कोड को आप मॉडिफाई कर दो, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको ये चीजें पता है कि किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल के कोड को दोबारा रीराइट कैसे किया जा सकता है, उसके फंक्शंस को कैसे चेंज किया जाता है, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस मालवेयर को एक नया तरीके से बना सकते हो, और फिर वो शायद डिटेक्ट ना हो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, तो अभी ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े बड़े एग्जाम्स हो गए ईजेपीटी ओएससीपी में, वहां पे यही सेम टेक्निक यूज होती है, क्योंकि वहां पे जरूरी नहीं कि आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बाईपास करना हो, आपका काम है वहां पे उन मशीन्स को हैक करना, एक ऐसा शेल, एक ऐसा एक्सेस लेना जो आपको वहां पे मेलिशियस कमांड्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करे। ठीक है, तो उस समय पे आपको पता होना चाहिए कि पेलोड क्रिएट कैसे करते हैं, पेलोड को शेयर कैसे करना है, वहां पे एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फाइल अपनी एमएस बैनर से क्रिएट करी सर, हाँ, लेकिन हम लोग को कुछ भी इतना चेंज करना है तो उसके प्रोग्राम भी करना आपने जो फाइल बनाई है वो तो अपने एक प्री बिल्ट टूल से बनाई है, एक कोड लिख के उसने आपको दे दिया एक फाइल के फॉर्म में। अब उस फाइल पे जो आपने बनाई है उस पर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, जिसके लिए मालवेयर एनालिसिस के मालवेयर को एनालाइज करने के अलग अलग टूल्स आते हैं। जैसे आईडीए प्रो हो गया, गीदरा हो गया, ये अलग अलग टूल्स हैं जो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। बट उसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने वो कोड तो निकाल के दे देगा, आपको कोड को रीड करना, उसको मॉडिफाई कैसे करना है, उसके फंक्शंस को चेंज कैसे करना है, उसकी वर्किंग को वही रखते हुए, ये चीजें करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग और लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए। सी प्रोग्रामिंग में हो सकता है, सी प्लस प्लस में हो सकता है, .NET में हो सकता है, पाइथन में हो सकता है, जावा में, किसी भी लैंग्वेज को हो सकता है वो कोड। ये प्रोग्राम है, किसी भी लैंग्वेज में बनाया जा सकता है। और एक
कॉमन लैंग्वेज होती है जो असेंबली लैंग्वेज, जो आपको पता है कि सारे प्रोग्राम्स असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किए जाते हैं ताकि आपका सिस्टम उसको समझ पाए। तो असेंबली लैंग्वेज भी पढ़ना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका मतलब जिनको बारे में अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप प्रोग्रामिंग वगैरह कर लेंगे। अदरवाइज इसके अलावा वैसे प्रोग्रामिंग की उतनी नीड नहीं होती आपको। अगर मालवेयर क्योंकि मालवेयर एनालिसिस साइबर सिक्योरिटी में एक अलग डोमेन है पूरा, जहाँ पे मालवेयर्स के ऊपर एनालिसिस किया जाता है, उनका कोड आइडेंटिफाई किया जाता है, कोड मॉडिफिकेशंस करके बहुत सारी चीजें की जाती हैं कोड से रिलेटेड। तो वो अलग ही एक फील्ड है मालवेयर एनालिसिस। जैसे जैसे जो आपका कोड आएगा इसका, मान लीजिए अगर मैं उसे किसी एआई टूल से रीजनरेट करवाता हूँ फिर मतलब। कर सकते हो, देखना पड़ेगा आपको कि वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और ये भी चेक करना पड़ेगा कि कितने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसने बाईपास कर दिया। तो पहले मान के चलो कि पहले सारे एंटीवायरस को डिटेक्ट कर रहे थे, अब जब आपने उसके कोड को मॉडिफाई किया तो अब कितने उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं दोबारा से। तो वो आप कर सकते हो ये प्लेटफॉर्म्स की जैसे मदद से। मैंने एडवांस कर दिया है, फिर बाकी लोग यूज कर पाएंगे। अगर आपने उसको जैसे अगर मैंने उसे एडवांस कर दिया है, एडवांस मतलब। मतलब मैंने कोई चेंज करे, हाँ हाँ। तो फिर उसको बाद में और भी लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप पब्लिकली अपने गिटहब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे उसको अपलोड करोगे ताकि लोग उसको यूज कर पाए, और अगर ये चीज करने के बाद ना आपका मालवेयर डिटेक्ट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी मालवेयर अगर आप अपने तक रखते हो, मान के चलो आपने एक मालवेयर बनाया, उसको आप सिर्फ अपने तक रखो, किसी को शेयर मत करो। जिसके ऊपर आपको अटैक करना है उस समय आपने उसको यूज करा, बाकी टाइम मत करो उसको यूज। तो वो कभी भी एंटीवायरस में शायद डिटेक्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज्यादातर जो होते हैं ना, बेसिक जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिग्नेचर्स पे काम करते हैं। तो आपकी फाइल, वो फाइल क्या कर रही है, कौन से फंक्शंस पे एग्जीक्यूट कर रही है, उस पे काम करते हैं। अगर आपने वो फंक्शन चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, एक नया मालवेयर बना दिया है, और वो मालवेयर अगर आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल रहे, क्योंकि जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालते हो तो सभी के पास अवेलेबल होता है। तो एंटी मालवेयर वाली जो एंटीवायरस वाली कंपनी होती हैं वो भी उस पर एनालिसिस स्टार्ट कर देती हैं ताकि उसको वो डिटेक्ट करवा पाए और अपने यूजर्स को सिक्योर रख पाए। अगर आप अपने तक रखोगे तो मालवेयर किसी और के पास नहीं जाएगा, तो वो डिटेक्ट भी नहीं होगा। अटैकर्स यही करते हैं कि मालवेयर्स को अपने पास रखते हैं बना के, जब उन्हें कोई बहुत बड़ा अटैक करना होता है तब उस पर यूज करते हैं फिर वो। उसके लिए आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के टूल्स आते हैं, जैसे गीद्रा भी बताया था ना, गीद्रा आईडीए प्रो। ये कुछ टूल्स हैं, आप लोग नाम नाम लिख सकते हो, लेकिन हाँ सीएच या मतलब नॉर्मली किसी कोर्स के अंदर ये बताया नहीं जाता, क्योंकि इसका ये पूरा अलग ही फील्ड है मालवेयर एनालिसिस का। मालवेयर एनालिसिस, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सारे अलग फील्ड हैं पूरे। ठीक है। हाँ 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 हाँ। नहीं, इस मशीन का नहीं मिलेगा, इस टेक्निक से नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग टेक्निक होगी, मैं बताऊंगा इसके लिए। तो अभी मैं बता रहा था ना, अभी ये सिर्फ लैन पे कर रहे हो आप, ये लैन लैन के लिए है। हाँ, ये जो पेलोड बनाया भी है ना, ये भी सेम नेटवर्क पे काम करेगा। वैन पे कैसे करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको अभी रन एनीवे पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि इस प्रोग्राम को वो रन करे, एंड रन करने के बाद उसका एक्सेस कहाँ पे मिल जाएगा आपको। इस मशीन पर आपको उसका क्या मिल गया, एक्सेस मिल गया। ये शेल आपने पहले भी देखा हुआ है, मीटर प्यूटर शेल, राइट। तो अगर उसने आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा किसी भी तरीके से, और उसके पास उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उस मशीन का एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा। आप जो भी कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करनी है, जैसे हेल्प कमांड के थ्रू मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप वहाँ पे रन कर सकते हो। आपने इन कमांड्स को एक्सप्लोर करा भी होगा ब्लू रूम को करते समय, राइट। तो वही चीजें आपको अब दोबारा भी दिखाई दे रही हैं। जैसे मान के चलिए स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शॉट करना है आपको, तो आप स्क्रीन शेयर करिए। तो आपको विक्टिम का स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा कि विक्टिम के स्क्रीन पे क्या क्या चल रहा है इस समय, क्या वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। आप रियल टाइम में उसको स्क्रीन को मॉनिटर कर सकते हैं। तो विक्टिम के स्क्रीन पे भी यही ओपन है, और आप जाएं वापस से विक्टिम के स्क्रीन पे और इसको मिनिमाइज कर दें, एंड यहाँ पे जाएंगे तो थोड़ी देर में आपका ये भी मिनिमाइज होके दिखेगा। आपको रियल टाइम में विक्टिम जो भी एक्टिविटी कर रहा होगा अपने स्क्रीन पे, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता रहेगा। ठीक है, अगर वो कोई फाइल या कुछ ओपन करेगा तो वो चीज़ आप भी यहाँ पे देख पाओगे। जैसे ये hello डॉट टी फाइल है, ये मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, तो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये hello डॉट टी फाइल ओपन दिखेगी।
तो स्क्रीन शेयर कमांड से आप उसके स्क्रीन को रियल टाइम पे देख सकते हो कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। इसके अलावा स्क्रीनशॉट कमांड है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट लिखोगे तो आपकी मशीन पे बता देगा कि कहाँ पे उसने स्क्रीनशॉट लेके सेव कर दिया है। आप इस लोकेशन को ओपन करके देख लो, तो ये आपको दिखा देगा कि हाँ क्या स्क्रीनशॉट उसने लिया है, किस टाइम पे क्या चल रहा था उसके मशीन पे, उस चीज का उसने स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने सेव कर दिया है। प्लस इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि हम लोग कुछ मालवेयर की कमांड्स रन करेंगे, जैसे की लॉगर्स। की लॉगर के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। क्या होता है की लॉगर? आपके की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करके अटैकर को रियल टाइम में वो सेंड करेगा। जैसे कि ये तीन कमांड्स हैं जो की स्ट्रोक को कैप्चर करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, की स्कैन स्टार्ट, फिर डंप। तो की स्कैन स्टार्ट करने के बाद विक्टिम कुछ भी टाइप करेगा अब अपने मशीन पे, कहीं पे भी जाके कोई भी पासवर्ड या कुछ भी टाइप किया उसने, वो चीजें आपको आपके स्क्रीन पर दिखती रहेंगी कब, जब आप ये डंप वाली कमांड को रन करोगे। और जब स्टॉप करना है की स्कैन या की स्ट्रोक्स को कैप्चर करना, तो आप ये कमांड रन कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अगर की स्कैन स्टार्ट कमांड को यूज करा तो उसने की स्कैनिंग स्टार्ट कर दी। अब इसके बाद विक्टिम अपने मशीन पे कुछ भी टाइप करेगा, जैसे मान के चलिए मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मैंने लिखा, ये मैंने लिखा इसके अंदर, ठीक है। अब अगर आप विक्टिम मशीन पे अटैकर मशीन पे जाएंगे और यहाँ पे कौन सी कमांड रन करोगे, की स्कैन डंप। जैसे ये कमांड रन होगी तो आपको दिखा देगा कि उसने अपने मशीन पर क्या क्या किया। तो मैंने 2 बार एंटर प्रेस किया था, तो ये 2 एंटर के लिए की बता रहा है। फिर मैंने शिफ्ट दबा के टी लिखा था, तो दिस इज अ न्यू फाइल, बैक स्पेस किया था मैंने। तो जो भी चीज मैंने करी है उसके अकॉर्डिंग की स्ट्रोक्स कैप्चर करके वो आपको दे देगा। तो अभी मान के चलो आप ब्राउजर पे जाओ, आपने कुछ कहीं पे गए, आपने कुछ टाइप करा, मान के चलो facebook.com, वहां पे जाके अपने यूजर नेम पासवर्ड टाइप किया। तो उस चीज से क्या होगा कि आपके जो भी कंटेंट आपने टाइप करा होगा वो विक्टिम अटैकर के पास रियल टाइम पर चला जाएगा, इसकी मदद से, की लॉगर जैसे मालवेयर की मदद से। तो ये जो टेक्निक है, ये बहुत एडवांस टेक्निक है, जिसमें आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के कमांड्स रन कर सकते हो। ये नहीं करेंगे काम अभी क्योंकि कैमरा एक्सेस नहीं होता वर्चुअल मशीन पे, बट अगर आपने यही चीज किसी रियल मशीन पे करके देखोगे तो उस मशीन का कैमरा भी आप एक्सेस कर पाओगे। इसको आप ट्राई करना किसी रियल मशीन पे, वीएम पर नहीं। नहीं नहीं नहीं, किसी भी विंडोज 11 पे भी ट्राई कर लो, 10 पे भी ट्राई कर लो, 8.1 पे किसी पे भी ट्राई कर लो। पेलोड ना, हाँ किसी के लिए भी ट्राई करो। हाँ 11 पे भी ट्राई करेगा, हर एक मशीन पे चलेगा, आप इसको ट्राई करके देखना। ठीक है, किसी भी विंडोज मशीन पे आप यही सेम टेक्निक ट्राई करोगे वो चलेगा। बट एक चीज ध्यान रखना, ये जो मालवेयर है उसके लिए ना एक विंडोज का एक फीचर है जो डाउनलोड करना पड़ता है आपकी मशीन पे, डॉट नेट। पहले पुराने सिस्टम्स में डॉट नेट पहले से आता था, बट अभी के मशीन में क्या होगा, आपको एरर मिलेगा कि आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क को अपने विंडोज जिस मशीन पे ये एग्जीक्यूट, क्योंकि डॉट नेट फ्रेमवर्क पे काम करता है ये। पुराने सिस्टम्स में जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती थी ना वो डॉट नेट फ्रेमवर्क पर बनाई जाती थी। तो इस चीज के लिए विक्टिम मशीन पे डॉट नेट फ्रेमवर्क होना चाहिए। अगर है तो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा चाहे कोई भी मशीन हो। हाँ 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 हाँ। फिल्टर, हाँ हाँ हाँ। वर्चुअल मशीन उसमें उसमें क्यों ओपन आ रहे हैं जो मशीन में देखो, एक्चुअल लाइफ में क्यों नहीं नहीं नहीं, रियल लाइफ में मशीन्स पे ओपन आएंगे ना, वो जब आपका एसएमबी वर्जन वाला, देखो एसएमबी नॉर्मल जो सर्विस होती है ना वो आपके सिस्टम पर बाय डिफॉल्ट पहले चल रही होती थी। जैसे विंडोज 7, 8.1 जैसे मशीन में आप देखोगे ना उसमें पहले चलती थी वो सर्विस। अभी भी बहुत सारे मशीन आपको मिलेंगे, वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि अगर आपने एसएमबी से रिलेटेड अपने मशीन पर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करी होगी ना, तो वो पोर्ट ओपन होगा आपके मशीन का। हाँ वो ओपन, नहीं नहीं वो पोर्ट ओपन होगा, अदरवाइज आप ओपन कर सकते हो अगर यही सेम एक्सपर्ट ट्राई करना है। बट अभी के जितने भी मशीन है ना, विंडोज 11 में तो ये नहीं है वल्नरेबिलिटी ब्लू वाली, बट विंडोज 10 में आपको मिल सकती है अगर आपने एक ऐसा सिस्टम डाल रखा है जिसको अपडेट नहीं करा है। अपडेट कर दोगे तो वो पैच हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं कर रखा है, विंडोज 10 का एक लेटेस्ट मशीन है तो उसमें आपको इटर्नल ब्लू की वल्नरेबिलिटी मिल सकती है। बट हाँ उस उन मशीन्स में आते थे विंडोज, ये एसएमबी और उसके अलावा नेट बायोस के कुछ पोर्ट्स थे जो 137 से 139 तक होते हैं, वो पोर्ट्स ओपन आते थे उस समय। बट अभी आपको वो पोर्ट्स क्लोज दिखाई देंगे विंडोज मशीन पे।
आप जैसे ही उस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे ना, मेलिशियस फाइल को, या आप अपने यहाँ पे चले जाना, विंडोज में एक होता है यहाँ पे आपको ना दिखा देगा कि क्या डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है। जैसे आप मतलब इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, जैसे भी आपको करना है इसको। मतलब जैसे आप फाइल को इंस्टॉल करोगे अपने मशीन पे, तो यहाँ पे ना वो ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं, ये सर्च करेगा कि आपके पास डॉट नेट है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो तुरंत उसको इंस्टॉल, वो बोलेगा, पूछेगा आपसे कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं डॉट नेट को। हाँ, हाँ, जैसे आप फाइल एग्जीक्यूट करोगे ना बोलते, अदरवाइज आप उसको यहाँ पे जाके कंफर्म कर सकते हो डॉट नेट है या नहीं, वहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, डॉट नेट यहाँ फीचर्स के, विंडोज फीचर्स में होना चाहिए। नहीं है तो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं डॉट नेट के फीचर। ठीक है, तो ये कमांड्स आप लोग ट्राई करके देख सकते हो रियल मशीन पे, जिसमें कैमरा का एक्सेस होगा। उस मशीन पे आपको कैमरा माइक्रोफोन एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा उस मशीन। हाँ, ये सेम नेटवर्क का बताया मैंने आपको। हैश डंप भी ट्राई करके देखते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ कौन से यूजर हैं हम लोग। यूजर देखने के लिए मैंने कमांड बताई थी आप लोगों को, गेट यूआईडी। तो मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग हैश डंप कर पाएंगे। एक बार करके देखते हैं कि आपको हैश डंप करके वही सेम हैशेस जैसे होते हैं वैसे आपको देखने के लिए मिल गए। आप इसको क्रैक करके ट्राई कर लेना। इसके अलावा अगर आपको सिस्टम बनना है तो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक कमांड होती है, ये आपको कमांड याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर। गेट सिस्टम, ये कमांड क्या करती है? ये प्रिविलेज एस्केलेशन का ट्राई करता है, राइट? देख लेते हैं कि अगर ये आपको गेट सिस्टम करके कर दिया इसने, तो आपका यूआईडी चेंज हो जाएगी। पहले आप क्या थे?